हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के ऑलरेडी 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम पार्ट 2 स्टार्ट करें। तो आज फाइनली मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज हम लोग पार्ट 2 का सबसे पहला चैप्टर जो कि हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 है और पार्ट 2 का सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अपने बचपन के जो एक्सपेरिमेंट्स है जो हम लोग करते थे वो याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। बच्चों, आपको याद होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक खेल खेलते थे। आपको टीचर बोलती थी कि आपके पास स्केल होगी, आपके पास फाइबर की स्केल होती है छोटी सी 15 सेंटीमीटर की। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको रब करके, मतलब कहाँ पे, अपने बालों पे रब करके पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरफ उसको लेके जाते थे। तो क्या होता था, वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेती थी, है ना। वो स्केल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेती थी। और तो और देखो, और हम क्या खेल खेलते हैं, मान लो चेयर पे कोई बैठा है और चेयर के पीछे हम किसी कपड़े से या फिर किसी भी चीज़ से जोर जोर से मारते हैं, मतलब रबिंग करते हैं, हैमरिंग करते हैं किसी चीज़ का। तो हैमरिंग करने के बाद क्या होता है, वो जो इंसान बैठा है चेयर के ऊपर, उसको अगर हम हाथ लगाते तो हमें शॉक लगता है ना। तो ऐसी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बचपन में हम लोग किया करते थे। तो इसी से हमें क्या पता चलता है, पता है क्या, इससे क्या होता है, रबिंग से कोई भी पार्टिकल होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, तो वो सब्सटेंस में एक चार्ज डेवलप होता है। और वो चार्ज कौन सा होता है, पता है क्या, दैट चार्ज इज नथिंग बट द स्टैटिक चार्ज। और इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो तुरंत हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब होता है जो कि मोशन में नहीं है, जो कि रेस्ट पोजीशन में है। एक्चुअली ये चार्ज फ्लो नहीं होता, लेकिन फिर भी बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी कब डेवलप होती है बॉडी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज मोशन में होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी कब डेवलप होती है, जब किसी बॉडी में स्टैटिक मतलब रेस्ट पोजीशन वाला चार्ज होगा। चार्ज बस शिफ्ट होगा, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चार्ज शिफ्ट होगा। मतलब क्या होगा एग्जैक्टली वो मैं आपको बता देती हूँ। ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब उसमें डेरिवेशन बहुत सारे डेरिवेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब लोग हेडफोन लगा के ये चैप्टर देखेंगे एंड हो सके तो खुद की नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो नोट्स आपको देने वाली हूँ, मतलब यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको लिख के दूंगी हर एक डेरिवेशन को। तो आपको मैंने शॉर्ट करके दिया है, एग्जाम में आप एग्जैक्टली उसको पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे ये मैंने बताया है। और तो और डेरिवेशंस के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो साइड में वो स्टेप्स भी आप लिखा करो ताकि आपका लर्निंग जल्दी होगा, है ना। और वो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल तो लूँगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते चलो। हो सके तो चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं यहीं पे सॉल्व करवा के लेती हूँ। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नंबर 5। लेकिन बच्चों, उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ऐप भी है पवन वाघ एकेडमी का, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जाने माने टॉपिक से, जिसका नाम है चार्ज, जो कि हम बचपन से स्टडी करते आए हैं। तो ऑलरेडी बच्चों मैंने अभी आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। चार्ज होता क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। चार्ज यानी क्या होता है बच्चों, मान लो 2 सब्सटेंस मैंने लिए,
ये एक सब्सटेंस मैंने लिया, ये एक सब्सटेंस मैंने लिया। जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रब करती हूँ तो क्या होता है, देखो एक्चुअली हमें पता है कि जो सब्सटेंस होता है नेचर में, वो सब्सटेंस हमेशा क्या होता है, दैट इज इन द न्यूट्रल कंडीशन। मतलब कोई भी एटम है, कोई भी सब्सटेंस है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होना मतलब क्या, कि वो सब्सटेंस में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर सबको पता होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सेंटर में होता है न्यूक्लियस एंड उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है एंड दो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सब्सटेंस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज किसी भी सब्सटेंस में इक्वल होते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो वो चार्ज अप क्यों होता है, चार्ज अप कैसे होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सब्सटेंस को मैंने एक दूसरे सब्सटेंस के ऊपर रब किया। अब मान लो ये सब्सटेंस की टेंडेंसी है चार्ज को देने की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की इस सब्सटेंस की टेंडेंसी है, तो दूसरा जो सब्सटेंस रहेगा उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहेगी। तो जब ऐसे होगा, मतलब अभी तो इनिशियली बिफोर रबिंग, हमने जब रब नहीं किया था, मतलब इसको मैंने ऐसे रब फ्रिक्शन नहीं किया था, तब उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। मतलब ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो जैसे ही मैंने इसको रब किया, तो रब करने के बाद क्या हुआ, ये सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स ये सब्सटेंस में चले गए। आया समझ में? मतलब इस सब्सटेंस ने क्या किया, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, और इस सब्सटेंस ने क्या किया, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो बच्चों हुआ क्या, देखो मान लो ये सब्सटेंस है, इसके पास है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन से 4 प्रोटॉन से, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 प्रोटॉन से। एंड ये जो दूसरा सब्सटेंस है, इसके पास भी मान लो कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन से, 4 प्रोटॉन से। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ वैकेंसी भी है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और बीच में यहाँ कुछ वैकेंसी भी है। ओके, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। तो ये दो सब्सटेंस को मैंने रब किया। रब करने के बाद क्या होगा, ये सब्सटेंस ने उसके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया इस सब्सटेंस को। कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किए। अब अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो क्या होगा बच्चों, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो क्या होगा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे अभी वैकेंसी है, और ये सब्सटेंस ने क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसकी शेल में ऐड कर लिया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। बच्चों जरा सोचो अब क्या होगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो गए, क्योंकि इसके पास तो अभी 2 ही निगेटिव चार्ज रहे, इसके पास 2 निगेटिव चार्ज है और 4 पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 निगेटिव चार्ज हो गए एंड 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए। समझ में आया सबको? इसका मतलब ये सब्सटेंस बन गया पॉजिटिवली चार्ज, ये सब्सटेंस बन गया पॉजिटिवली चार्ज एंड ये सब्सटेंस बन गया निगेटिवली चार्ज। मतलब इसी को कहते हैं बच्चों चार्ज अप होना, बॉडी यहाँ पे चार्ज अप हो गई। तो जब हम लोग रब करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो उससे क्या होता है, बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, एक्सेप्ट करती है, खुद का जो न्यूट्रलाइजेशन स्टेज है उसको डिस्टर्ब करके खुद चार्ज अप बन जाती है। आया समझ में बच्चों? वेरी सिंपल। इसका मतलब नेचर में बस 2 टाइप के चार्जेस अवेलेबल हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस बोलते हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है उसको हम नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस बोलते हैं। आया समझ में? तो बच्चों चार्ज जो है 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज।
बच्चों अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम ने ये टॉपिक तो स्टार्ट किया लेकिन ये टॉपिक हमारे बुक के अंदर नहीं है। आपके बुक के अंदर नहीं है, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, तो थोड़ा बहुत पार्ट में 11 का भी लेने वाली हूँ। जो पार्ट हम लोग 12th के लिए यूज़ करने वाले हैं तो उसको भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो बेटर रहेगा आप खुद की ये नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। ओके, तो बच्चों इसको कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज। और तो चार्ज की प्रॉपर्टीज भी आपको पता होगी। प्रॉपर्टीज पता है आपको चार्ज की क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जब दो सेम चार्जेस एक दूसरे के पास आ जाए, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास आता है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं। एंड दो अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू सेम चार्जेस, या फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, टू सेम चार्जेस, एक सेकेंड इसको मैं रफ कर देती हूँ, टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, repel each other, and two opposite charges attract each other. Two opposite charges attract each other. Okay. Two same charges repel each other and two opposite charges attract each other. तो ऐसे दो टाइप के चार्जेस होते हैं, चलेगा? वेरी सिंपल, ये बहुत ही बेसिक है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। और एक 11 का टॉपिक में यहाँ पे आपको पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, दैट इज द कूलोम्स लॉ, जो ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को आता है उन्होंने फॉरवर्ड किया तो भी चलेगा, बट जिनको सुनना है वो जरूर सुन सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे इस सिलेबस में हम लोग इसको बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो बच्चों कूलोम्स लॉ क्या होता है? देखो, कूलोम्स लॉ का मतलब होता है, कूलोम ने क्या किया था, ये दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिया था। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मान लो यहाँ पे दो चार्जेस लिए हमने, पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ये दोनों चार्जेस को हमने कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। मान लो वो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया R। बोर्ड को वापस से भूख लगी है ना, अभी वर्ड्स कहाँ है, वो वर्ड्स गायब हो रहे, मैजिक। तो ये दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हमने लिया है R। तो ये दो चार्जेस का नेचर अगर सेम होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दो चार्जेस का नेचर अगर अपोजिट होगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल है। तो कूलोम ने क्या कहा बच्चों? कूलोम ने कहा कि ये जो फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू चार्जेस, ओके। एंड ये जो फोर्स है, दैट फोर्स is inversely proportional to square of the distance between them. इसका मतलब क्या बच्चों? अगर ये दो चार्जेस के बीच का, दो चार्जेस को मैं बढ़ा दूं, मतलब Q जो अमाउंट है वो अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर दूं तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। और अगर डिस्टेंस में इंक्रीज कर दूं, ऑब्वियसली ये दो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया तो उन दोनों के बीच का फोर्स कम होते जाएगा। जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेट को हम जितना दूर लेके जाएंगे उसका इन्फ्लुएंस उतना कम होते जाएगा, मतलब फोर्स एक बार तो हम एक्सपीरियंस भी नहीं करेंगे, है ना। तो वैसे यहाँ पे ये दो चार्जेस जो है, इन दोनों को अगर हम बहुत दूर लेके गए, डिस्टेंस अगर हमने इंक्रीज किया, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहेगा वो कम होगा। कितना कम होगा? उसके स्क्वायर जितना कम होगा। और इसी को कंबाइन करके क्या फॉर्मूला बनाया था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब अगर ये मैंने हटा दिया,
अब इनको जिस मीडियम में रखा है बच्चों, उस मीडियम को भी तो हमें कंसिडर करना है। यहाँ पे जिस मीडियम में हमने रखा है तो उसकी परमिशन भी तो लेनी है, उसी को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने वो कांस्टेंट लिया तो वो कांस्टेंट दैट इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये क्या हो रहा है बच्चों, एक मिनट, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, कॉन्स्टेंट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फोर्स है, ये फोर्स अगर आपको पूछा जाए फोर्स निकालो इन दोनों के बीच का, तो फोर्स हम लोग ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इसकी वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। चलते हैं आगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। लॉज वगैरह इसका स्टेटमेंट जो है बहुत ही सिंपल है। कूलोम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स of repulsion or attraction is directly proportional to product of the charges, inversely proportional to square of the distance between them। बस इतना ही आपने लिखा तो भी काफी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो चार्ज है ना वो बहुत ही कमाल का है। ये चार्ज क्या करता है पता है क्या, जहां पे जाएगा ना खुद का इलाका बना के रखेगा। मतलब क्या, उसका एक फील्ड बना के रखेगा उसके सराउंडिंग में, और उसके सराउंडिंग में जो फील्ड रहेगी उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उसको चाहे तो उसको पसंद आया तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको पसंद नहीं आए तो उसको रिपेल करेगा। मतलब कब अट्रैक्ट करेगा कब रिपेल करेगा, अगर वो निगेटिव चार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ये खुद पॉजिटिव है तो, और वो अगर पॉजिटिव है तो वो उसको रिपेल करेगा। बहुत सिंपल। मतलब मान लो यहाँ पे मैंने प्लस Q इतना चार्ज लिया, तो ये चार्ज ने क्या किया, उसके सराउंडिंग में एक इलाका बना के रखा, एक सराउंडिंग में फील्ड बना के रखी। अगर कोई दूसरा चार्ज, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर आना चाहता है, तो ये जैसे ही इस फील्ड के अंदर आना चाहेगा तो ये चार्ज क्या करेगा, ये तो मेरा इलाका है, यहाँ पे तुम नहीं आएगा, इसको रिपेल करने का काम करेगा। और अगर कोई निगेटिव चार्ज आना चाहता है तो ये तो इसका फ्रेंड है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये इतने डिस्टेंस पे भी आ जाए ना तो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों ये जो टेस्ट चार्ज है इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। जो टेस्ट चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E bar is equal to force experienced by the test charge per unit test charge, ऐसे बोलो, force experienced by the test charge, that is F bar divided by Q। ओके, इसका मतलब यहाँ दो चार्जेस है सेम मैग्नीट्यूड के, मान लो Q तो मैं Q इंटू Q करूंगी, Q इंटू Q अपन R स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स क्या बनेगा, देखो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दो। डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे बस है ना इस कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आपकी 12th के सिलेबस का ये नहीं है, ये 11 की कुछ कंसेप्ट्स है जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसलिए मुझे यहाँ रिपीट करनी है, ठीक है। तो नो नीड ऑफ राइट द डेफिनेशंस एंड लॉज एटसेट्रा, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द 11 टेक्स्ट बुक, यू कैन रेफर दैट। तो E इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, फोर्स। फोर्स कितना होता है बच्चों, अभी हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया अकॉर्डिंग टू कूलम्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू Q कितना है, Q स्क्वायर, Q इंटू Q लिखो चाहे तो, आपको पता है Q1 Q2 लिखते हैं आप लोग, तो Q1 Q2 लिखो, लेकिन दोनों भी मान लो Q है, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर है, डिवाइड बाय ऑलरेडी यहाँ पे Q है तो मैंने ये Q को यहाँ पे लगा दिया, तो ये Q एंड ये Q दोनों भी कैंसिल हो गए। तो E इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये मुझे मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मुझे मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया बच्चों,
तो एक बार याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ पे बस आता है Q, एंड फोर्स में यहाँ Q1 इंटू Q2 आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ पे क्या आता है, दैट इज Q, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, Q1 इंटू Q2। अंडरस्टैंड एवरीवन? वेरी सिंपल। ओके, अब चलते हैं आगे। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जैक्टली होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या बच्चों, मान लो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पता है आपको, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ऐसी, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए मैंने एक एरिया कंसीडर किया, पर्टिकुलर एरिया। मान लो मैंने इतना एरिया यहाँ पे कंसीडर किया, इतना एरिया मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। तो बच्चों इस एरिया को हम लोग ds बार से डिनोट करेंगे। इससे डिनोट करेंगे ds बार से, ds बार। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E बार से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब ये जो एरिया मैंने कंसीडर किया है, इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ओके, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू होता है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कोई एरिया में से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देखो ये फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, ये फ्लक्स जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज दैट इज एरिया। एरिया हमने किससे डिनोट किया है, दैट इज ds बार से। तो मान लो अगर मैं एरिया बढ़ा देती हूँ तो फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। मान लो ये एरिया मैंने इतना लिया था, अब मैंने एरिया इतना बड़ा एरिया लिया, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हुई, पहले 1 2 3 4 पास हो रही थी, अभी 1 2 3 4 5 6 7 पास हो रही है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया को। एरिया इंक्रीजेस, फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब मैंने क्या किया, एरिया तो बढ़ा दिया, अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, मतलब E को बढ़ा दिया। E को अगर मैं बढ़ाती हूँ तो क्या होगा, यहाँ लाइंस भी बढ़ जाएंगी। अगर मैंने इतने ही एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई तो लाइंस बढ़ गई। मतलब अगर मैं E बढ़ा देती हूँ, ds बढ़ा देती हूँ, तो फ्लक्स भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे E एंड ds मतलब एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो फ्लक्स डिपेंड कर ही रहा है, और एक चीज के ऊपर यहाँ फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। वो चीज कौन सी है पता है, एंगल। बराबर है ना। मान लो इनिशियली मैंने ये ds को ऐसे रखा था। हाँ, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे एरिया का क्या लेने वाले हैं, एरिया वेक्टर लेने वाले हैं। एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ पे होता है, जो एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। मतलब मान लो ये एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया का, जैसे कि छाते की डंडी, ये छाती की डंडी जो है वो एरिया वेक्टर और छाता एरिया रहेगा, ठीक है। तो ये एरिया है, ये इसका एरिया वेक्टर है। मान लो इनिशियली मैंने क्या किया, इस एरिया वेक्टर को ऐसे रखा। अगर मैं ऐसे रखती हूँ बच्चों, देखो ठीक से देखो, इसको ऑब्जर्व करो ठीक से। अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो ये छाते की डंडी कहाँ आएगी, इधर आएगी। मतलब ये इसको पैरेलल आएगी, किसको, E बार को। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, देखो ये मैंने ऐसे रखा तो ये इसको पैरेलल आएगी, E बार को ये पैरेलल। अगर मैं उसको पैरेलल रखती हूँ ना तो ये पूरा के पूरा ओपन है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाने के लिए। बट अगर मैं मान लो इस प्लेन को ऐसे कर दूं तो ये एरिया वेक्टर क्या आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर रहा बच्चों, एरिया वेक्टर पर एक बार ना आप एक ठीक से समझ लो,
बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे। उनको एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब देंगे क्या, वो प्लेन पैरेलल, तो आपको दिमाग लगाना है। अगर प्लेन पैरेलल है मतलब ऐसी है तो इसका एरिया वेक्टर, छाता तुरंत समझ लो, छाता ऐसा रखा है मतलब एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा, तो हमें उसको परपेंडिकुलर लेना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अगर प्लेन पैरेलल है तो ऐसी रहेगी, प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब प्लेन ऐसी, तो एरिया वेक्टर पैरेलल, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो ठीक से लेना है आपको, ठीक है। ऐसे देखो, अब यहाँ पे और एक चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज द एंगल बिटवीन देम। इसके बीच का एंगल ई बार के एंड डीएस बार के बीच का एंगल जो है थीटा, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, फाई का। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से लिखोगे। फाई इज इक्वल टू होता है ई बार, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअली, इसका ई बार का एंड डीएस बार का। तो फाई इज इक्वल टू होगा ई बार डॉट डीएस बार, ठीक है। तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, है ना। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बहुत जगह पे यूज करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। अब देखो, अब जरा ध्यान दो। अब मान लो मैंने इस फील्ड को ऐसे परपेंडिकुलर रखा, इसको मैंने ऐसे रखा, प्लेन परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर पैरेलल है। तो एरिया वेक्टर एंड इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा कितना है, दैट इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, cos 0 की वैल्यू मुझे मिलेगी 1। ओके, ये पहला पॉइंट। अगर cos 0 1 है तो मुझे फाई पूरी तरह से मिल रहा है, मतलब होल लाइंस वहां से पास हो रही है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स मुझे मिल रहा है, ठीक है। बट अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे रखा, इसको अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो एरिया वेक्टर आता है मेरा परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर थीटा 90 बनेगा तो cos 90 की वैल्यू मुझे मिलेगी 0, cos 90 की वैल्यू 0 तो फाई भी मुझे मिलेगा 0। तो ऐसे वेक्टर रखने से, एरिया को ऐसे रखने से एक भी लाइन उसमें से पास नहीं होगी, उसको क्रॉस करके ऐसे निकल जाएगी, एक भी लाइन उसमें से पास नहीं होगी, मतलब हमें 0 फ्लक्स मिलेगा। समझ में आया बच्चों। तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे। उन्होंने बोला है एरिया पैरेलल, तो उसका वेक्टर कहाँ पे आएगा ये जरा देखो, उसका एंगल लो। उन्होंने बोला एरिया परपेंडिकुलर, तो उसका वेक्टर कहाँ पे आएगा ये जरा देखो, उसके हिसाब से एंगल लो, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब समझ में आएगा। तो बच्चों मुझे लगता है आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो, ये हमारे आपके सिलेबस का ये पहला टॉपिक है ना। एक्चुअली और भी है कुछ 11 के टॉपिक, ये 11 का भी है, लेकिन आपके सिलेबस में भी ये दिया है। तो बच्चों, गॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने बहुत ही बड़ा इन्वेंशन किया था। उसने क्या किया था देखो, मान लो अभी हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइंस ली थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे स्ट्रेट मैंने ड्रॉ की थी। बट मान लो मैंने क्या किया, एक क्लोज सरफेस लिया, मान लो किसी भी आर्बिटरी शेप का एक क्लोज सरफेस लिया, ओके। आर्बिटरी शेप का एक क्लोज सरफेस हमने यहाँ पे कंसीडर किया। तो ये क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्या किया, एक चार्ज रखा, ऐसा एक चार्ज रखा। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, खुद की लाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ लाइंस यहाँ बाहर निकलेगी, पेनेट्रेट होके, किसको पेनेट्रेट होके, इस सरफेस को पेनेट्रेट होके वो बाहर निकलेगी। पेनेट्रेट का मतलब पता है सब लोगों को, उस सरफेस को चीरते हुए वो बाहर निकलेगी। तो ऐसी लाइंस उसके अंदर से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें से बाहर निकलेगी, तो वो लाइंस को मतलब उनका फ्लक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला गॉस ने दिया था। क्या फॉर्मूला था, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था बच्चों। फॉर्मूला एक ये था कि फाई ये जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्यू के ऊपर डिपेंड करता है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको इतना फॉर्मूला यूज करना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस ने कहा था। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला वो चार्ज और दूसरा एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो गॉस लॉ क्या है, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब उसके अंदर जो चार्ज है एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, किसी भी क्लोज
सरफेस का अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये फॉर्मूला गॉस ने दिया था एंड इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी बॉडी का आर्बिटरी शेप, कोई भी शेप की बॉडी होगी तो उसका फ्लक्स हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आया समझ में बच्चों? तो इस लॉ को जरूर नोट डाउन करें, ये लॉ बहुत ज्यादा काम का है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, अब यहाँ पे मुझे ये पूरा पाथ क्या है, क्लोज्ड पाथ है, तो मुझे यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रेशन यूज करना होगा। क्योंकि देखो मैं छोटे से सरफेस के लिए पहले निकालूंगी ई बार डॉट डी एस बार निकालूंगी छोटे से सरफेस के लिए, और देन मैं उसको इंटीग्रेट करूंगी, मतलब ये क्या बनेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, इसी को हम लोग लिखेंगे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये मेरा बनता है गॉस लॉ। आया समझ में? तो इसी को यूज करके हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन अभी देखने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। उसके बाद देखो बच्चों, इस गॉस ने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करने के लिए बोला। मतलब क्या, देखो मैं बताती हूँ। मान लो आपको एक चार्ज दिया है, क्यू चार्ज, और एक उसके सराउंडिंग में एक स्फीयर दिया है, ठीक है, और इससे निकलने वाली कुछ लाइंस ऐसे बाहर निकलेगी, और आपको बोला गया कि ये जो चार्ज है इसके पी पॉइंट के यहाँ पे, मान लो एक पॉइंट दिया गया, कितने डिस्टेंस पे, आर जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया गया। ओके, अब इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है आपके रूप में, वैसे बस इसको अंडरस्टैंड करना है आपको, गॉसियन सरफेस होता क्या है, क्योंकि डेरिवेशन में हम लोग इसको यूटिलाइज करने वाले हैं। जैसे एग्जाम में वो पूछेंगे नहीं आपको, बट आपको डेरिवेशन में उसको यूज करना है। तो मान लो पी पॉइंट पे हमने क्या किया, एक गॉसियन पी पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उन्होंने बोला कि पॉइंट पी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, किसकी वजह से, इस क्यू की वजह से कितनी है। तो इस केस में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये लाइन सभी डायरेक्शन से फैली हुई है इक्वली, तो हम क्या करेंगे, एक सिमेट्रिक सरफेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ऐसा सिमेट्रिक सरफेस कंसीडर करेंगे। ये सिमेट्रिक सरफेस जो रहेगा वो सिमेट्रिक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल रहेगी सभी जगह पे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। इसको क्या कहा जाएगा, गॉसियन सरफेस। तो बच्चों ये गॉसियन सरफेस हर एक शेप की बॉडी के लिए अलग अलग रहेगा। मतलब किसी शेप की बॉडी के लिए वो सिलेंडर बन सकता है, किसी शेप की बॉडी के लिए वो स्फीयर बन सकता है, किसी के लिए सर्कल बन सकता है, किसी के लिए एक प्लेन शीट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ दैट बॉडी। वो बॉडी का शेप कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो ऐसा गॉसियन सरफेस हर एक डेरिवेशन में हम लोग कंसीडर करके फिर उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है बच्चों, एंड इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन आप स्टार लगाओ, इस क्वेश्चन को स्टार करके देखो, स्टार करके सॉल्व करो इसको। उन्होंने पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, गॉस लॉ का यूज करके इसको सॉल्व करना है। आपके एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, two charges of magnitude minus 4q and plus 2q are located at points 2a, 0 and 5a, 0 respectively। देखो एक ऐसा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये एक ऐसा सरफेस है, इसके ऊपर दो चार्जेस है, ठीक है। वो कहाँ लोकेट किए हैं वो उन्होंने बताया, आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। मतलब देखो ये जो स्फीयर दिया है इसका रेडियस हमें देके रखा है कितना, 4a। तो बच्चों जो दो चार्जेस यहाँ पे लोकेट हुए हैं वो कहाँ पे है, देखो जरा, 2a, 0 एंड 5a, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे। तो मान लो यहाँ से मैंने एक ऐसा एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, इसका ये यहाँ का डिस्टेंस कितना रहेगा, 4a, 0 है ना। तो पहला चार्ज कहाँ लोकेट हुआ है, 2a, 0 पे, मतलब 4a के अंदर, मतलब यहाँ पे मान लो पहला चार्ज है 2a, 0 पे, कौन सा चार्ज है, -4q, ये चार्ज है, ठीक है। दूसरा चार्ज कहाँ पे है, 5a, 0 पे, मतलब 4a से थोड़ा दूर, मतलब यहाँ पे वो चार्ज रहेगा 5a, 0, ठीक है। वो कौन सा चार्ज है, दैट इज +2q।
तो उन्होंने पूछा है कि फ्लक्स क्या रहेगा। बच्चों वेरी सिंपल, चार्ज के अंदर जो चार्ज के स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसी की वजह से फ्लक्स आने वाला है। हमने क्या देखा कि गॉस ने क्या बताया था, वो एनक्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है, वो चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स ओनली एंड ओनली -4q की वजह से है, +2q तो बाहर है, इसकी वजह से फ्लक्स हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो तो क्या बनेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। फाई इज इक्वल टू क्या है, Q/ε0। तो यहाँ पे एक ही चार्ज है बच्चों, बस उसी की वजह से फ्लक्स डेवलप हो रहा है। वो चार्ज कौन सा है यहाँ पे, दैट इज -4q। तो आपका आंसर सीधा सीधा आ गया क्या, फाई इज इक्वल टू -4q डिवाइड बाय ε0। अभी उन्होंने चार्ज वगैरह कुछ दिया नहीं है, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस इतना ही सॉल्व करना है। और आगे चाहे तो आप लिख लो यहाँ पे कि that flux is depends on only upon the enclosed charge, बस flux is depends on, ऐसे आप लोग चाहे तो लिख लो, flux is depends only on the enclosed charge। जो enclosed charge है उसी के ऊपर यहाँ flux डिपेंड करता है, enclosed charge। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट। अब इसी से रिलेटेड है ना कुछ डेरिवेशंस अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो देखो। लेकिन उसके पहले है ना कुछ 11th का टॉपिक है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखो यहाँ पे क्या है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। देखो यहाँ पे मान लो मैंने एक रॉड लिया, ओके, ऐसा रॉड लिया, और इस रॉड के ऊपर हमने क्या किया, चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज को ऐसे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो बच्चों यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये टोटल चार्ज है, ये टोटल डिस्टेंस है ना। मान लो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर जितना डिस्टेंस है, 10 मीटर जितना डिस्टेंस है। तो एक सिंगल मीटर पे, एक सिंगल लाइन पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट मीटर पे ऐसे हम लोग बोलो, या फिर 1 मीटर पे ऐसे बोलो कि 1 मीटर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लैम्डा से यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू हमें मिलेगा Q/L। समझ में आया सबको, वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत जगह पे यूज करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू हमें मिलेगा Q/L। ओके, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। उसके बाद होता है बच्चों ऐसा ही, अभी मैं ये जैसे ये रॉड लिया था वैसे ही हम लोग क्या लेंगे, अभी एक स्फीयर लेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने एक स्फीयर लिया ऐसा, एंड इस स्फीयर के ऊपर हमने चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहाँ स्फीयर का हमें एरिया कंसीडर करना होगा। क्या कंसीडर करना होगा, एरिया। तो चलो बताओ चलो क्या आएगा, एरिया के लिए क्या आएगा, जैसे मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ लिया था वैसे मैं अभी क्या लूंगी, चार्ज पर यूनिट एरिया लूंगी। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू आएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब एक सिंगल एरिया के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मैंने किसी शेप का, बलून शेप का टाइप का, या फिर सिलेंडर लिया, ऐसे मान के चलते एक सिलेंडर लिया, वो सिलेंडर का वॉल्यूम है कुछ तो भी, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको सिग्मा कहते हैं ना बच्चों, ये जो है ना ये सिग्मा है, एंड ये जो है ये रो है। ये सिंबल्स याद रखो, इसको लैम्डा कहते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं, एंड इसको रो कहते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू Q/V। तो ये तीन जो फॉर्मूले हैं इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, तीनों को हम लोग यूज करने वाले अपने डेरिवेशन में। तो बच्चों अभी हम लोग चलते हैं हमारे डेरिवेशंस की तरफ, जो अभी इस टॉपिक का, अभी मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया। अभी जो मैं आपको बताऊंगी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ।
तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन, सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका क्या है पता है क्या? हम लोग इसको यूटिलाइज करने वाले हैं किसके लिए? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हर एक स्फीयर, हर एक शेप की बॉडी के लिए, स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, प्लेन शीट के लिए, इन सब के लिए गॉस लॉ का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ का? दैट इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। इसी का यूज करके आज हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। देखो, तो इसके लिए सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। देखो, इसका यूज करके आज हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसकी डिफरेंट केसेस देखेंगे। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एंड बोर्ड एग्जाम में भी इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे एक चार्ज स्फीयर लिया है। ओके, अब इस चार्ज स्फीयर का यहाँ पे सेंटर पे, मान लो सेंटर से लेके यहाँ तक उसका रेडियस कितना लिया है हमने? कैपिटल आर जितना रेडियस हमने लिया है। ठीक है, अब ये चार्ज स्फीयर है ऑब्वियसली, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा। ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर जितने डिस्टेंस पे हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया। पी पॉइंट, वो पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उस पी पॉइंट के सराउंडिंग में एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये एक गॉसियन सरफेस उस पी पॉइंट के सराउंडिंग हमने कंसीडर किया। अब मैं क्या करूंगी, इस पी पॉइंट के सराउंडिंग पे जो डीएस मैंने छोटा सा एरिया कंसीडर किया है, डीएस बार, उस डीएस बार के लिए पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे। मतलब पहले हम डीएस बार के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अभी इसको पॉइंट वाइज लिखना है जो मैंने बताया। पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम लोग, है ना, जैसे कि एज यूजुअल डेरिवेशन में बताती हूँ। उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज उसका डेरिवेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे कि क्या हमने किया है इस डायग्राम में। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, कंसीडर a uniformly charged spherical shell or hollow sphere of radius r। कितनी रेडियस है उसकी? कैपिटल आर जितनी रेडियस है। ठीक है, अब सबसे पहले तो बच्चों आपका काम रहेगा डेरिवेशन की सबसे पहली स्टेप, बाद में मैं लिख के दूंगी। सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी आपकी, कि आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सी डेंसिटी लेनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम लोग यहाँ पे लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमने क्या लिया है, स्फीयर। तो लेट sigma be the surface charge density, then sigma is equal to क्या आएगा यहाँ पे, q upon a, है ना। तो q is equal to मुझे क्या मिलेगा, sigma into a, एंड एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग नाम देके रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम लोग P पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं जो कि R जितने डिस्टेंस पे है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग वही लिखेंगे, लेट अस कंसीडर पॉइंट P which is
at a distance r from the sphere, from the center of the sphere, ओके। R1 कंसीडर किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करें, नाउ कंसीडर दिस गॉसियन सरफेस, ओके। ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ड्रॉ मत करो, इमेजिन करो। इमेजिन the Gaussian surface which is symmetric, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसीडर करने वाले, दैट इज ds बार, ओके। Let us consider a small area. ds bar, which is parallel, उसका एरिया वेक्टर पैरेलल, वो नहीं पैरेलल, ds bar having area vector, ऐसे लिखो, having area vector parallel to किसको पैरेलल है, E बार, पैरेलल टू E बार। तो क्या आएगा बच्चों, then angle between them is 0, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 0। मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो cos 0 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्या किया हमने, सबसे पहले एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल लिया और होलो स्फीयर लिया ऑफ रेडियस r, फिर सिग्मा लिया हमने, चार्ज डेंसिटी कंसीडर की, जो कि सिग्मा इज इक्वल टू q अपन a होता है, दैट इज इक्वल टू 4πr²। फिर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया विच इज एट अ डिस्टेंस r पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। इमेजिन द गॉसियन सरफेस विच इज सिमेट्रिक थ्रू आउट, जहाँ पे सिमेट्रिक रहेगा। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो बच्चों, अगर इससे भी अच्छा आपको लिखते आता है तो अपनी लैंग्वेज में लिखो। लेट अस कंसीडर स्मॉल एरिया ds बार हैविंग एरिया वेक्टर पैरेलल टू E बार, E बार को पैरेलल रहेगा ऑब्वियसली ना, छाता याद है, एरिया ऐसा है तो छाता की डंडी इस साइड आएगी, मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल आएगा E बार, तो दोनों के बीच में एंगल रहेगा 0, तो cos 0 की वैल्यू बनेगी कितनी, 1। अब हम देखेंगे यहाँ पे, एक काम करती हूँ, एक एक्स्ट्रा पेज मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे डेरिवेशन और भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरिया वेक्टर का फॉर्मूला तो लिख लिया। अब मैं लिखती हूँ इसका फ्लक्स। पहले हम लोग छोटे से फ्लक्स पे काम करेंगे बच्चों, फ्लक्स d∅, जो कि छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ द फ्लक्स फॉर एरिया वेक्टर ds बार इज कितना है, d∅ इज इक्वल टू कितना आएगा, d∅ इज इक्वल टू E बार डॉट ds बार, है ना, मतलब E ds cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा मैंने क्या बताया, cos थीटा यहाँ पे 0, cos 0 की वैल्यू 1, मतलब d∅ इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, E ds। ये बस छोटा सा फ्लक्स छोटे से एरिया के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया के ऐसे सभी छोटे छोटे एरियाज कंसीडर करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, सबको इक्वल करेंगे। ठीक है ना, ये कितने नंबर का पॉइंट है, 4 हो गया, ये 5 रखो और ये 6 लिखोगे। टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाई कंसीडर करेंगे। फाई इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d∅, सभी d∅ का भी क्लोज इंटीग्रेशन होगी। तो फाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds, है ना, दैट इज इक्वल टू E तो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया,
मैंने बस इंटीग्रेशन किसका लिया, ds का लिया, ठीक है। तो बच्चों ds का इंटीग्रेशन मतलब क्या, ये सभी को मैंने इंटीग्रेट किया है, तो ये भी एक स्फीयर ही है। जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया वो भी तो एक स्फीयर है, मतलब उसका इंटीग्रेशन मतलब वो टोटल एरिया आ गया। तो एरिया का फॉर्मूला वापस यहाँ पे आएगा, कौन सा, 4πr²। लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी रेडियस लेनी है, इसकी रेडियस कितनी है, r, स्मॉल r। मैं यहाँ पे लिखूंगी phi इज इक्वल टू e इंटू 4πr², ठीक है। इसको हम लोग नाम देके रखते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 पॉइंट आपका वही रहेगा, बाय गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, तो क्या आएगा देखो, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब Q अपॉन, इसको है ना कंपेयर करते हैं, मैं इसको कुछ तो इक्वेशन नाम दे देती हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ओके। ये क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये कितना है, E इंटू 4πr², ओके। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो Q कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 Q कितना है, सिग्मा 4πr² को वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 Q की वैल्यू कितनी है, 4π इंटू कैपिटल R² डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4πr², ओके। तो ये 4π यहाँ पे कैंसिल होगा, मुझे क्या निकालना है, E। तो E इज इक्वल टू, सिग्मा रह गया यहाँ पे, सिग्मा भी चाहिए, तो E इज इक्वल टू कितना बनेगा, सिग्मा इंटू R² डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू R²। तो बच्चों ये मुझे मिलता है, दिस इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर हॉलो स्फीयर, ओके। हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो बच्चों अगर आपको हॉलो स्फीयर पूछा जाए तो तुरंत ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसका यूज करके आपको सॉल्व करते आना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों मैं इसकी स्टेप्स बताऊं आपको, सबसे इजी स्टेप, ट्रिक्स, ओके। स्टेप्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। सरफेस है, लीनियर है या क्या है, चार्ज डेंसिटी निकालो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट है। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में हमने क्या किया देखो, सेकेंड में हमने एक ds बार गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, पॉइंट P कंसीडर करके उसका फ्लक्स निकाला, पॉइंट P कंसीडर किया और उसका फ्लक्स निकाला, फाई निकाला। सबसे पहले हमने छोटा फ्लक्स निकाला, कौन सा, d5 फ्लक्स निकाला। d5 फ्लक्स हमने कैसे निकाला, E बार डॉट ds बार का यूज करके। फिर हमने वो d5 को टोटल फ्लक्स में कन्वर्ट किया क्लोज इंटीग्रेशन का यूज करके, है ना। तो ये यहाँ पे हमने पुट किया, फिर दोनों को, फिर हमने गॉस थ्योरम अप्लाई किया, गॉस लॉ एंड देन दोनों को इक्वेट किया एंड हमें फाइनल फॉर्मूला मिला, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा R² डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट R²। एक्चुअली यहाँ गॉस की जो स्टेप है ना वो पहले ही आती है, बट कोई बात नहीं, आप बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन बस आपका ये जो आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, ये फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे पता लग जाए ना तो आपको स्टेप्स याद रह जाती है, फिर आप बराबर उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, कम ऑन स्टूडेंट्स। फिर इसकी कुछ केसेस है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों अभी हम लोग इसकी कुछ केसेस है वो स्टडी कर लेते हैं, उसके लिए भी मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेना चाहूंगी। तो इसकी कुछ केसेस है, मान लो यहाँ पे ये जो सरफेस, ये जो पॉइंट P हमने लिया है, ओके। और इसमें एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, ये हमने क्या लिया था, चार्ज स्फीयर लिया था।
यहाँ पे चार्ज स्फीयर पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, ठीक है। देन एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है कैपिटल आर, ओके। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे हमने ये रेडियस ली थी, कुछ डिस्टेंस पे हमने स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पे हमने क्या लिया है, पॉइंट पी कंसीडर किया है। तो ये पॉइंट पी पे हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया एंड उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली हमें, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। अब बच्चों मुझे क्या करना है, इसकी कुछ स्पेशल केसेस है वो मुझे यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली केस देख लेते हैं, केस 1। मान लो पॉइंट P lies on the surface of the charge sphere. चार्ज स्फीयर के सरफेस पे हमें ये पॉइंट P मिला। इसका मतलब R इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल R मिलेगा, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर आ गया ना। पॉइंट P यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसकी रेडियस सेम हो जाएगी। इसका मतलब मुझे E क्या मिलेगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, R की जगह पे मैं लिखूंगी कैपिटल R स्क्वायर। तो R स्क्वायर विल कैंसल, E की वैल्यू मुझे मिलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सरफेस के ऊपर पॉइंट होता है उसके लिए क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड केस हम लोग देखेंगे, केस 2। मान लो ये जो पॉइंट P है वो कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, ओके। पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, अगर स्फीयर के अंदर वो पॉइंट P है तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, इनसाइड द स्फीयर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, नॉट इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस चार्ज नहीं है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ से आएगी, है ना। इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो चार्ज, चार्ज नहीं है। इसका मतलब Q क्या है यहाँ पे, 0। एंड सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइड बाय एरिया, मतलब ये ही क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये 0 तो यहाँ E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, ये भी टोटल वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0। तो बच्चों इनसाइड द स्फीयर हमें E कितना मिलता है, 0 मिलता है, एंड सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये दो स्पेशल केसेस है इसकी, ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया। देखो सबसे पहले हमने स्टडी किया, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि 11 का भी कुछ टॉपिक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग स्टडी करें, दो टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव निगेटिव, दोनों की प्रॉपर्टीज, टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ देखा। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो कंबाइनली हमने इसको लिखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उसी का कांस्टेंट हमने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू हमने पुट की। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जैसे कि कोई चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे जाके बहुत बड़ा रोल है। आगे जाके हमें सभी पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, मतलब बहुत सारे डेरिवेशन से हर एक डेरिवेशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी ही है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि कोई भी चार्ज उसके सराउंडिंग में कुछ स्पेस तक, कुछ डिस्टेंस तक अपनी खुद की फील्ड बना के रखता है, अपना खुद का इलाका बना के रखता है, ठीक है। तो ये एक भाई है, ये भाई अपना खुद का इलाका बना के रखता है, वैसे वो भाई है। तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो सराउंडिंग में कुछ इलाका बना के रखा है अपना, मतलब उसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड उसी का फॉर्मूला क्या होता है,
फोर्स पर उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला दिया गया है, ई बार इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू किया तो क्यू कैंसिल होगा, तो ये फॉर्मूला है। कूलॉम्स फोर्स में क्यू डबल है, क्यू इंटू क्यू है, लेकिन चार्ज में आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड में बस एक सिंगल क्यू है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ई बार डॉट डी एस बार ई डी एस कॉस थीटा हम लोग लेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 ई डी एस। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये थीटा 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लेन क्या है, यहाँ पे एरिया क्या है, एक बात याद रखना, यहाँ पे ये इसको मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर देती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, ये भी रफ कर देते हैं। देखो एरिया क्या है, अगर ये पैरेलल है तो एरिया क्या आता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। एक बात याद रखो, एरिया परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू लाइंस है ना, तो एरिया वेक्टर पैरेलल मिलेगा, और यहाँ पे एरिया पैरेलल टू लाइंस तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर मिलेगा, एरिया पैरेलल टू लाइंस तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा, तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, ई के ऊपर, डी एस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद ये फॉर्मूला हमने देखा गॉस लॉ का, गॉस ने कहा था फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस के लिए, ये बस क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई करना है, इतना याद रखो। क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू उसके अंदर जो रहेगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट क्यों लेना है बच्चों, क्योंकि उस सरफेस की, उस मटेरियल की परमिशन तो चाहिए लाइंस को बाहर निकलने के लिए। अगर मैं चार्ज बढ़ा दूं, सोचो जरा, अगर मैं चार्ज बढ़ा दूं, क्यू बढ़ा दूं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, और अगर मैं ये एप्सिलॉन नॉट ये परमिशन अगर नहीं देगा तो लाइंस उतनी ज्यादा बाहर नहीं निकलेगी, मतलब फ्लक्स घट जाएगा, है ना। इसलिए क्यू ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, परमिशन ऑफ दैट मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमने गॉसियन सरफेस, मैंने आपको बताया गॉसियन सरफेस मतलब एक पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा भी डेरिवेशन में, जो पॉइंट पी हम लोग लेंगे उसके सराउंडिंग में हमने एक सरफेस बना लिया जो कि सिमेट्रिक है, ओके, उसी को हम लोग गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। फिर हमने डेरिवेशन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया उसी से रिलेटेड। फिर ये 11 का टॉपिक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ के ऊपर, इसके ऊपर भी डेरिवेशन लेना है, लेंथ के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लैम्डा कहेंगे। देन सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी यूज भी किया हमने इस फॉर्मूले को। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब कोई स्फीयर हमने लिया है, उसके सरफेस के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, उसको हम सिग्मा कहेंगे। एंड देन सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर सिलेंडर लिया मान लो, तो पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन देखा हमने कि सरफेस चार्ज स्फीयर पे, हॉलो स्फीयर पे सरफेस आई मीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है, तो पहला एप्लीकेशन हमने यही देखा। ये जो डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा बच्चों, इसका आप पहले सबसे पहले डायग्राम निकालोगे, डायग्राम निकालने के बाद इसको एज इट इज आप जैसे मैंने लिख के दिया है वैसे लिखोगे। उसके बाद ये डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे लिखना है, वो स्टेप्स याद कर लो, ऐसे ही लिखना है। एंड देन हम लोगों ने कुछ केसेस स्टडी किए, चार्ज स्फीयर सरफेस के ऊपर कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड देन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर कितनी होती है, दैट इज 0, ओके। इनसाइड द स्फीयर 0, सरफेस के ऊपर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड द स्फीयर कितनी रहेगी सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, ठीक है। ये आउटसाइड के लिए, दिस इज फॉर आउटसाइड द स्फीयर, ये बात याद रखो, दिस इज फॉर outside the sphere, okay, outside the sphere, this is for inside the I mean surface of the sphere and this is inside the sphere, okay। ऐसे आप लोग याद, बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका जो दूसरा एप्लीकेशन, इसके 3 एप्लीकेशन है टोटल, उसका भी डेरिवेशन ही है बच्चों, मतलब आगे और 2 डेरिवेशन है इसी से रिलेटेड, तो वो दोनों डेरिवेशंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज मुझे लगता है हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।